हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे इसरो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को। आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में आप सभी को टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे गए हैं और वाकई में इसरो का पेपर टफ होता है, मॉडरेट होता है या फिर बहुत इजी होता है। इन सभी चीजों को आज के इस एपिसोड में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोग समझेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसरो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हो या फिर प्रिपरेशंस के लिए कोई भी टॉपिक वाइज क्लासेस हो, सभी कुछ आपको मिलने वाले हैं यूट्यूब पर भी। और अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे से पूरा कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। वहां पर पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसरो ने अभी एग्जामिनेशंस के लिए कोई भी नोटिफिकेशंस को रिलीज नहीं की है। लेकिन अगर मैं आप सभी से इन जनरल बातें करूं तो आपको एग्जामिनेशंस डेट आने का इंतजार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और सब जितने भी पीएसयूज हैं जो कि जूनियर इंजीनियर के वैकेंसीज को रिलीज करते हैं, उसके कंपैरिजन में इसरो का जो एग्जामिनेशंस होता है, इसका लेवल टफ होता है। इसके जो जूनियर इंजीनियर कह लीजिए या फिर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशंस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए जो आए हैं, इसका क्वेश्चंस भले ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहता है डिप्लोमा, लेकिन क्वेश्चंस जो रहता है वो गेट लेवल के क्वेश्चंस को सेट किए जाते हैं। दोस्तों, मैं ये हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। अभी अभी आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी दिखाऊंगा और आप लोग देखेंगे तो आई थिंक डिप्लोमा होल्डर वाले कैंडिडेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को उतना डिटेल में नहीं पढ़ता है। आई थिंक किसी किसी बोर्ड के कैंडिडेट डिप्लोमा में ईएमटी को पढ़े भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ईएमटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चंस डिटेल में पूछे जाते हैं। नेटवर्क थ्योरी तो चलिए आप लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर की। अगर मैं बात करूं तो यहां से जो क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, टोटल 14 क्वेश्चंस देखने को मिला था। और 2018 में जो एग्जामिनेशंस हुए थे, ये एग्जामिनेशंस बेसिकली उस वक्त जो हुए थे, इसका एग्जामिनेशंस पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था। कैसा था, एक बार मैं आप सभी को रिपीट कर देता हूं कि 80 क्वेश्चंस था और उस वक्त 3 मार्क्स मिलते थे एक क्वेश्चन सही करने पे, यानी कि 240 मार्क्स उस वक्त मिलते थे। टोटल फुल मार्क्स हुआ करते थे और इसमें से गलत करने पर 1 मार्क्स निगेटिव हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो रहेंगे 80 ही और प्रत्येक क्वेश्चंस का वैल्यू जो रहेगा +1, और अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट होंगे। अभी का ये वाला रूल चलता है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही है, सिर्फ क्वेश्चन के वैल्यूज, मार्क्स, एक क्वेश्चंस पे कितने मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ चेंज कर दी गई है। टाइमिंग पहले भी 90 मिनट का ही था और अभी भी आप लोगों को 90 मिनट ही समय मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूं, ये जो 2018 में पेपर को रेडी की गई थी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ये बिल्कुल भी पेपर नहीं लगता है कि 90 मिनट में इस पेपर को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया कि गेट लेवल के क्वेश्चंस जो है टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट में पूछ दिए गए थे। हाँ, वो बात अलग है कि पूरा पेपर में 4 से 5 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस आपको इजी इजी भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 4 5 6 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शंस नहीं हो जाएगा। एटलीस्ट आपको कट ऑफ को क्रॉस करनी होती है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब अगला सब्जेक्ट हम लोग ईएमटी को देखते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी कहते हैं। इससे बेसिकली 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 मार्क्स के थे टोटल। तो 39 मार्क्स के सिर्फ ईएमटी से क्वेश्चन आए थे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। आगे आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों मिला हुआ है। इससे कंबाइंड करके टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, 39 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेटवर्क थ्योरी से क्वेश्चंस का लेवल था, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चंस था। 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे और टोटल 27 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी तरह से सिग्नल सिस्टम की बात करें तो 9 क्वेश्चंस थे और बेसिकली 3 मार्क्स ईच है, तो 27 मार्क्स की। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंट्रोल सिस्टम से 6 क्वेश्चन और माइक्रोवेव से 5 क्वेश्चन और ईडीसी से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस तरह से टोटल इतने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब दोस्तों, ये जो एनालिसिस हमने करी है, ये 2018 के पेपर को देख करके, इसी तरह से हम लोग 2016 के पेपर को भी देख करके एनालिसिस करेंगे अगले एपिसोड में। साथ ही साथ 2023 का भी पेपर का एनालिसिस करेंगे, 2020 के पेपर का भी एनालिसिस करेंगे। सभी के एनालिसिस मैं आप सभी को देने वाला हूं। हमने आप सभी के लिए स्पेशल मेहनत करी है और मैं स्पेशली मेहनत कर भी रहा हूं इस बार आप सभी को सिलेक्शंस दिलाने के लिए। दोस्तों, मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूं कि सभी को मैं सिलेक्शंस दिला दूंगा, लेकिन दोस्तों, आपके सिलेक्शंस में मेरा सहयोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, आपके बेसिकली प्रिपरेशंस में मैं जितना से ज्यादा आपकी मदद कर सकूंगा, उतना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इस वजह से मैं यही सोच करके मेहनत करता हूं, आप सभी को अच्छे से बेसिकली कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट को दे सकूं। तो दोस्तों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो जब तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निकाल लेता हूं, तब तक मैं अपने आप को कुछ देर के लिए हाइड करने जा रहा हूं। आप लोग रहिएगा लाइन पे ही। जस्ट मैं बेसिकली अभी आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर जो है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखने लगा होगा। आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसका स्क्रीन को बड़ा कर दूं तो आई थिंक आप सभी को विजिबल होगा। और यहाँ पर मैं अपने आप को फिर से हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिखे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि स्पेस बेसिकली एप्लीकेशन सेंटर, यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जो वैकेंसी आई थी, किसके लिए है? रिटन टेस्ट फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। और किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस वालों के लिए। एग्जामिनेशन डेट भी दी गई है, 1 जुलाई 2018 को ये एग्जामिनेशन हुई थी। इसी पेपर का हमने आप सभी को एनालिसिस को दिखाया है। दोस्तों, यहाँ पर टाइमिंग जो है बेसिकली क्लियरली यहाँ पे विजिबल नहीं है बेसिकली, लेकिन उस वक्त भी 90 मिनट के टाइम ही दिए गए थे। और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 थे और मैक्सिमम मार्क्स 240 है, यानी कि 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस थे। तो चलिए, यहाँ पर तो बेसिक इन्फॉर्मेशंस, बेसिक एग्जामिनेशंस में जो कैंडिडेट उस साल बैठे होंगे उसके लिए यहाँ पर ज्ञान भरी बातें हैं। लेकिन हम लोग सीधा मूव करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जब शुरुआत होती है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन ही है जो जो कि रिलेटेड है यहाँ पे ट्रांसमिशन से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ट्रांसमिशन ये चीजें पढ़ना पड़ता है, वेव गाइड पढ़ना पड़ता है। तो विच वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन विल नॉट बी सपोर्टेड बाय ए रेक्टेंगुलर वेव गाइड। कहता है कि इसमें से कौन सा ट्रांसमिशन मोड जो है वो रेक्टेंगुलर वेव गाइड को सपोर्ट नहीं करता है या फॉलो नहीं करता है। तो TE10 तो करता है दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं सही सही बताऊं आप सभी को, तो TE11 भी करता है। और TM की अगर मैं बात करूं तो TM11 भी करता है, लेकिन TM10 नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। लेकिन ये आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में आप जानते होंगे। तो डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी,
कम्युनिकेशन सिस्टम, सभी चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीरियस होकर के इसरो एग्जामिनेशंस का, वो भी टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, और अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो डेफिनेटली आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, जहां पर मैं डिटेल में सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा हूं। हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि जितना मैं पढ़ाऊं उतना एग्जामिनेशंस में आए और उसी सिलेबस के अंदर से आए। लेकिन दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं, इस एग्जामिनेशंस का पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रहता है, तो इस वजह से आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से। मैं एक बार ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं प्रॉमिस ये बिल्कुल नहीं कर सकता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा इस एग्जामिनेशंस में, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए सफिशिएंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर बहुत ही बेसिक सा है, हलवा सा क्वेश्चन है। क्या है? कहता है इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट द बेस करंट इज 0.08 मिली एम्पियर। यानी कि सिंपल में दोस्तों आईबी जो है आपको दिया हुआ है 0.08 मिली एम्पियर करंट गिवन है। इसके बाद एंड इमीटर करंट जो है दोस्तों आईई यानी कि गिवन है कितना है, यहाँ पर 9.6 मिली एम्पियर गिवन है। तो क्वेश्चन में कहता है द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा विल बी। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों आपको पहले कलेक्टर करंट निकालना पड़ेगा, और कलेक्टर करंट का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है बेसिकली इमीटर करंट माइनस में होता है बेस करंट, और यहां पर हम लोगों का इमीटर करंट कितना गिवन है 9.6, और इसको जब माइनस कर देंगे दोस्तों आप तो आईबी करंट को तो 0.08 मिली एम्पियर हो जाएगा, और ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपको मिलेगा बेसिकली आईसी करंट जो मिलेगा वो 9.52 मिली एम्पियर मिलेगा। तो ये आईसी करंट के वैल्यूज आपको आए। लेकिन दोस्तों हमको आईसी करंट सिर्फ नहीं चाहिए, आईसी करंट तो मांगा भी नहीं है, हमसे मांगा है अल्फा और बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू दोस्तों फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा, आईसी बाय में होता है आईई। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखनी है। तो आईसी करंट आपने अभी तुरंत फाइंड किया है 9.52, और आईई करंट जो है इमीटर करंट वो क्वेश्चंस में आपको गिवन है 9.6 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो वैल्यू आपको मिलेंगे 0.9916 है, यानी कि एक वैल्यू तो आ गया अल्फा का मिली एम्पियर। इसी तरह से बीटा आप निकाल सकते हैं, बीटा का फॉर्मूला होता है आपके लिए अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। तो इस पे जब पुट कर देंगे अल्फा का वैल्यूज को 0.9916 बाय में 1 माइनस 0.9916, तो आपको जो वैल्यूज आएंगे वो हो जाएंगे बीटा। तो कैलकुलेशंस करके इसको चेक कर लीजिएगा, अप्रॉक्स में ये ऑप्शन नंबर सी के लगभग में आएगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस आपको देखने को मिला, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों। अभी और भी डिटेल वाले क्वेश्चंस की ओर अगर आपको मैं ले चलूं तो आप रियलाइज करेंगे कि क्वेश्चंस के लेवल जो रहते हैं रियल में लेवल वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप प्रिपरेशंस अच्छे से करके जाएंगे इस एग्जामिनेशंस में तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशंस के हॉल में आप इंजॉय करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वक्त, बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व सॉल्व करने में एग्जामिनेशंस को के क्वेश्चंस को आप इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन सही नहीं रहेगी तो आप सिर्फ तुक्का लगाएंगे और निगेटिव चिड़चिड़ा होकर के वापस लौटेंगे। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेट सी बातें हैं दोस्तों, अच्छे से आपको तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो सेल्फ स्टडी करके करें, यूट्यूब से करें या और कहीं से भी करें, लेकिन ईमानदारी से अगर प्रयास करिएगा तो इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शंस लेना भी बेसिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और जॉब भी बहुत अच्छी जॉब है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर पल्स इज। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि रेक्टेंगुलर पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, तो इसका मैं सीधा आंसर दे देता हूं, सिंक फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये तो आपने देखा कि मैं जस्ट आंसर दे दिया, लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप कंट्रोल सिस्टम सिग्नल सिस्टम को ठीक ढंग से पढ़े होंगे, अलग अलग पल्स के बारे में अलग अलग सिग्नल्स के बारे में आपको पता होगा
कि किसका क्या लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है, किसका क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द कन्वोल्यूशंस एफ फंक्शन एफ एन डेल्टा एन माइनस थ्री इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों इसका निगेटिव है तो कन्वोल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसीलिए फंक्शंस ऑफ एन प्लस थ्री यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होंगे। इसी के साथ दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि विच ब्रिज इज यूज्ड फॉर कैपेसिटेंस मेजरमेंट, यानी कि कौन से ब्रिज का यूज किया जाता है कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए, ये आपको बतानी है। तो ये जो प्रश्न है बेसिकली आप लोग बेसिक क्वेश्चंस के रूप में इसको कंसीडर कर सकते हैं, इजी क्वेश्चंस के रूप में इसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन से ब्रिज का बेसिकली यूज किया जाता है कैपेसिटेंस मेजरमेंट में, आप लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट सेक्शंस में इस वीडियोज के। मैं इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है या तो कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा, मैं ऐसे बताने जा रहा हूं कितने कैंडिडेट का सही आंसर हुआ बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शंस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस चार्जिंग ब्रिज या स्केरिंग ब्रिज इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि इसरो एग्जामिनेशंस में टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल टेक्निकल क्वेश्चंस ही रहते हैं, लेकिन रेंडमली बीच बीच में आपका मूड फ्रेश करने के लिए एग्जामिनर आपका ध्यान रखता है, इसीलिए बीच बीच में बेसिकली नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस भी कुछ कुछ घुसा देते हैं। हालांकि ये सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन आपसे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन है जिसको हम लोग नहीं करने वाले हैं, आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये बेसिकली कहता है इन द गिवन कोड हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट। अब देखिए दोस्तों ये बेसिक आपका क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर से कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है कि बुलियन फंक्शंस गिवन है और ये किसके इक्विवेलेंट वैलेंट है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे द आउटपुट ऑफ ए लीनियर सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट इज। अब देखिए आउटपुट जो है यहाँ पर लीनियर सिस्टम टी टू दी पावर 2 ई टू दी पावर माइनस टी, ठीक है, इसका बेसिकली ट्रांसफर फंक्शंस पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका ट्रांसफर फंक्शंस, ये आप सभी को बतानी है। ऐसे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि टी टू दी पावर एन होगा तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते कैसे हैं हम लोग, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन करी है। ऐसे में आप सभी के जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन डिटेल में इसका एनालिसिस जो है मैं अपने पेड बैच में जो बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस वाले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वहां पे प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल में मैं सॉल्व कर रहा हूं और आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं वो सारी जानकारी को। दोस्तों ये जस्ट एक डेमो कह सकते हैं, ये एक जस्ट प्रीव्यू कह सकते हैं, ये एक जस्ट ट्रेलर कह सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जस्ट एक झलक में दिखाने के लिए आप सभी को आया था और ये एनालिसिस देने के लिए आया था कि किस तरह के और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाले दिनों में और भी वीडियोस को मैं अपलोड करने वाला हूं, इसीलिए चैनल के साथ पूरा लास्ट तक जुड़े रहिएगा जब तक इस एग्जामिनेशन को नहीं दीजिएगा। और कह सकते हैं अगर संभव हो तो जब तक YouTube रहे तब तक आप लोग जुड़े रह सकते हैं हमारे इस YouTube चैनल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है बेसिकली यहाँ पर पूछा जाता है। जनरली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मैं जब कर रहा था बिफोर द क्लास रिकॉर्डिंग, तो बेसिकली इसमें 1.5 पेज में ये क्वेश्चंस बना था। इसमें हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व करके बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसी तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस हैं,
कोई कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ हैं, है ना? तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जामिनेशंस में। इसीलिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ईएमटी का क्वेश्चंस है, यहाँ पर किस डायरेक्शंस में जाएंगे। ऐसे तो क्वेश्चंस के आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। चूंकि बेसिकली मैं चूंकि पढ़ाता हूँ आप सभी को, अलग अलग बैचेज में क्लासेस को लेता हूँ, तो मुझे हैबिट हो गया है, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ मैं फ्रेंडली हो चुका हूँ, क्योंकि आदत हो चुकी है पढ़ाते पढ़ाते, तो बहुत कुछ माइंड में रहती है, बहुत क्वेश्चंस को देख करके आंसर का आभास हो जाता है कि कौन सा सही हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है कि द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन निकालना है रिक्वायर्ड इन ए सिंगल इनपुट एंड 259 56 है आउटपुट डीमक्स इज है। अब देखिए दोस्तों, डीमक्स अगर रहे तो उस सिचुएशंस में अगर सेलेक्ट लाइन निकालना हो तो आउटपुट इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n, जहां पर यहाँ पे n जो है वो कह सकते हैं नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, कह सकते हैं नंबर ऑफ बिट्स, कह सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर इसको इक्वेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितना है 256 से, तो इसको जब इक्वेट करेंगे तो इसको भी अगर पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 256 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों बेस सेम है तो पावर पावर को तुलना करिएगा तो n का वैल्यू कितना आ गया, n इज इक्वल टू 8 आ गया। दैट्स वाई n जो है बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी तरीका से आप सभी के साथ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस हैं लेवल के, क्वेश्चंस हैं क्वालिटी वाला, क्वेश्चंस हैं मजेदार, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए अच्छे टाइम और अच्छे तरह से बेसिकली इन्वॉल्व होकर के उसको समझने होंगे आपको भी। ये कोई मैं बेसिकली डांस प्रोग्राम नहीं चला रहा हूं कि आप इंजॉय करेंगे हर एक समय। कभी कभी आपको एडजस्ट करके जबरदस्ती मन को कंट्रोल करके चीजों को समझनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड सभी इस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। मैंने बार बार एक वर्ड को यूज किया है कि इसरो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए इसरो वाले ऐसे ही सेलेक्ट नहीं कर लेते हैं किसी भी इंजीनियर को, वो बढ़िया से चेक करते हैं आपके नॉलेज को, ठीक है? तो इस तरह से बेसिकली फिर से बीच में मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे आप तो यहां पर एक और क्वेश्चन आ जाता है आपका, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance of 1 meter from a infinite line with charge density 1 coulomb per meter is। अब इसका ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन है, आपको इसके आंसर्स बताने हैं। दोस्तों इसका आंसर्स बताने के लिए आपको सॉल्व करनी होगी, आपको फॉर्मूला आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला सिंपल सा है, E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेमडा बाय 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर जो है लेमडा जो है वो क्या है, और बेसिकली यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है दोस्तों वो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर लेमडा जो है वो वेव लेंथ को बताता है, जो कि क्वेश्चंस में दिया गया है 1 मीटर। कितना दिया गया है? 1 मीटर दिया गया है इस क्वेश्चंस में वेव लेंथ है। आई होप चीजों को आप लोग समझे होंगे, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? लेमडा दिया हुआ है 1, और यहाँ पर 1/2 इंटू में यहाँ पर जो परमिटिविटी है, मतलब एप्सिलॉन नॉट जो गिवन है, इसको बेसिकली हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। क्या चीजें आप लोग बताएंगे फटाफट से? एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है फॉर्मूला में दोस्तों। तो यहाँ पर आर का वैल्यू जो है, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज जो दिया गया है ये 1 मीटर है, और चार्ज डेंसिटी जो है ये 1 कूलम्ब है।
जब फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो 1/पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में रेडियस आर को पुट करेंगे तो ये आएगा कितना आपका दोस्तों, ये आ जाएगा बेसिकली 1/2 पाई। वेट ए मिनट, इसको मैं अच्छे से एक बार इरेज करके एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले ही कुछ मिस्टेक से फॉर्मूला लिखा गए थे। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेमडा बाय में होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में होता है आर। और यहाँ पर जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी 1 कूलम्ब पर मीटर है, तो 1 और बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन ही है। तो हम लोग यहाँ पर परमिटिविटी होता है इसका, और अगर हम लोग बात करेंगे परमिटिविटी का फ्री स्पेस में तो इसका परमिटिविटी जो होता है यानी कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है दोस्तों इन फ्री स्पेस में 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। ये आप सभी को पता होंगी, नहीं है पता तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लेमडा दिया गया है 1 से कूलम्ब पर सेंटीमीटर पर मीटर, और यहाँ पर आर जो है वो गिवन है 1 मीटर। तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज को तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब सॉल्व करिएगा इसको तो आएगा ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों है क्वेश्चंस तो बहुत आसान सा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं लेवल के भी हैं। ये सब क्वेश्चन जैसे कि हैं, ये सबको सॉल्व करना होगा। यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इस एग्जामिनेशंस में। ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसी तरह से अगर मैं दोस्तों बात करूं आप सभी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेकर के 23 नंबर की सीपीयू क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो होगा 1 मेगाहर्ट्ज, प्रोग्राम टेक्स 4.5 मिलियन, ठीक है, साइकिल टू एग्जीक्यूट, व्हाट इज द सीपीयू टाइम। तो सीपीयू टाइम यहां पर आप सभी को निकाल करके बतानी है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। सबसे पहले तो दोस्तों नंबर ऑफ सीपीयू साइकिल्स जो है वो कितना दिया हुआ है 4.5 मिलियन, यानी कि नंबर ऑफ सीपीयू साइकिल जो है 4.9 मिलियन है, और ये मिलियन साइकिल है ना। इसको हम लोग बदलेंगे, मिलियन साइकिल जो है इसको नॉर्मल साइकिल में बदलते हैं तो 4.5 इंटू मिलियन जो होता है उसको 10⁻6 लिखते हैं। अब ये हो गया इतना नंबर ऑफ साइकिल्स है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी हम लोगों को बेसिकली 1 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी वो कितना दिया हुआ है 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज। तो इसको हम लोग भी बदल देंगे नंबर में, तो 1 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सीपीयू टाइम अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, सीपीयू टाइम जो कि पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो सिंपल में हम लोग इज इक्वल टू में 4 इंटू 10⁻6, अब बाय में लिख देंगे 1 इंटू 10⁻6, साइकिल इधर हो जाएगा पर सेकेंड, और ऊपर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइकिल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कि जब इसको आप कैंसल आउट करेंगे तो ये कैंसल आउट होकर के और ये पूरा सॉल्व करके आएगा 4 पॉइंट, यहाँ पर 4.5 है तो ये तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है, ये सब तो बचेगा ये 4.5, तो 4.5 सेकेंड जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपने समझा कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं सीपीयू का क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये सब तो क्वेश्चंस ठीक लगे मुझे, मतलब बेसिक लेवल से थोड़ा सा अप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैं कह सकता हूं इस तरह के क्वेश्चंस को। लेकिन दोस्तों मैं जब कुछ क्वेश्चंस को देखता हूं जिसको कि सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेंदी प्रोसेस है, तो वहां पर मुझे लगता है कि नहीं ये क्वेश्चंस जो है लेवल के क्वेश्चंस है, और 90 मिनट समय में 80 क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो एटलीस्ट इसरो को इतना टफ क्वेश्चंस फ्रेम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस को। तो आगे ये तो बेसिक नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर
बेसिकली यहाँ पर कह रहा है इन ए सिग्नल इंटीग्रिटी विच अकर्स ड्यू टू इम्पीडेंस मिसमैच स्टब व्यास एंड अदर इंटरकनेक्शंस डिसकंटिन्यूटीज। देखिए दोस्तों, जब भी सिग्नल इंटीग्रिटी में कोई भी तरह का घटनाएं घटती है, इम्पीडेंस मिसमैच होता है या स्टब्स होता है या अदर किसी भी तरह का डिसकंटिन्यूटीज होता है, तो वो जो सिग्नल होता है बेसिकली वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसीलिए इसको रिफ्लेक्शन नॉइज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर कहीं पे डिस्ट्रप्शंस दिखता है बेसिकली ट्रांसमिशन में, सिग्नल में, तो वो फिर से रिटर्न हो जाता है कहाँ पर, रिसीव सेंडर की ओर, यानी कि जो ट्रांसमीटर होता है वहीं पे चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा या किया होगा, वो अच्छे से सॉल्व कर देगा आराम से। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स कैन बी अप्लाइड टू एनी लीनियर और नॉन लीनियर नेटवर्क, एक्टिव और पैसिव नेटवर्क, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। मतलब ऐसा कौन सा थ्योरम है इसमें जो किसी भी तरह के नेटवर्क में एप्लीकेबल हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों टेलेंगन थ्योरम, यानी कि टेलेजीन थ्योरम इसको कह लीजिए, या ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। लेकिन थोड़ा जान लेते हैं हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में भी। थेवेनिन्स थ्योरम जो है और नॉर्टन्स थ्योरम और सुपरपोजिशंस थ्योरम जो है, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर नेटवर्क के लिए यूजफुल है, ये याद रखना है। और ये सभी के लिए, ऑल के लिए यूजफुल है। तो लीनियर नेटवर्क के लिए बेसिकली कौन यूजफुल है? थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और सुपरपोजिशंस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत हलवा ए बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चंस की ओर। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चंस है, ये भी थोड़ा सा बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन सॉल्व करने वाला है, कैलकुलेशंस वाला है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, ये सबको डिटेल में सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा अलग से दूसरे वीडियोस में। अब जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि 11th 12th के मैथमेटिक्स से है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप 1 से 2 स्टेप में नहीं निपटा सकते हैं। इसको एटलीस्ट आपको 3-4 स्टेप में सॉल्व करनी होगी और इसका बेसिकली आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करना होगा। तो इसके लिए प्रोसेस है और इसको मैं चाह करके भी शॉर्ट में नहीं कर सकता हूं। तो ये सब तरह के क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं कि अदर जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस या टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशंस होते हैं अदर पीएसयूज में, उसमें इतने डिफिकल्ट लेवल के, लेंदी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको स्पेशल प्रिपरेशंस की जरूरत है इस तरह के एग्जामिनेशंस में बैठने से पहले। अदरवाइज अगर आप प्रिपरेशंस करके नहीं जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसरो को फंडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है फॉर्म भर के आप। तो आई होप दोस्तों सभी चीजों को समझ गए होंगे और मेरा मतलब था इस वीडियोस को जस्ट बनाने का कि आपको एक ओवरव्यू लग सके कि कैसा लेवल का क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए कि एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस में जो लेवल रहता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट करते हैं ये लोग। इसीलिए प्रिपरेशंस अच्छा करना होगा और अच्छे से प्रिपरेशंस करने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप सभी को हाथ पकड़ करके प्रिपरेशंस करवाने वाला हूं बैच के अंदर में। तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, सभी टॉपिक को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे और जब एग्जामिनेशंस आएंगे तो क्वेश्चंस के लेवल को टक्कर देने वाला नॉलेज को हम लोग रखेंगे ताकि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, क्वेश्चंस कितना ही टफ बना ले। अगर आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो फिर डरने की क्या बात है। पूरा अच्छा से जुड़िए हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, लेकिन देर नहीं करिएगा। अगर देर करिएगा जुड़ने में बैच में तो बेसिकली आप सभी को ही टाइम कम रहेगा, अच्छे से प्रिपरेशंस नहीं कर पाएंगे और बैच में जुड़ने का बहुत ज़्यादा फायदा आप नहीं ले पाएंगे। तो ये बातें हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स है अगर, तो आप लोग इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लेकर के अवश्य भेजिएगा। हमारी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई दे देगी। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में जिसमें हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे अलग अलग टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में और डिटेल में सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे किसी और एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।